हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो थेराप्यूटिक्स में हमने जो भी अब स्टार्ट हमें करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग को पार्किंसंस एपिलेप्सी के बारे में पढ़ना है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग एपिलेप्सी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो एपिलेप्सी है वो क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर से ऑब्वियस, क्योंकि हम इसके अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो अब सेंट्रल नर्वस, अगर कोई भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हुआ, दैट मीन्स कि वो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों को खत्म कर देगा। अब ये कैसे खत्म करेगा आप सोचिए। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो भी हमारा ये नर्वस सिस्टम है, हम जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, वट जो भी हम फंक्शंस कर रहे हैं, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन की एक्टिविटी से ही कर रहे हैं। कुछ भी जो भी हम काम कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, चल रहे हैं, वट जो भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो भी है, वो कहाँ से आ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अगर वहां पे कुछ भी गड़बड़ी होता है, कोई भी डिसऑर्डर होता है, इसका मतलब है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बॉडी के साथ गड़बड़ हो जाएगा इन हाउ कोई ना कोई काम में। तो अभी इसके अंतर्गत हम लोग जो भी बीमारी पढ़ेंगे वो सारा क्या होगा कि हमारा इसी टाइप के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही होंगे जो हमको हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ वक्त के लिए खत्म करेंगे। सारे में लगभग सेम ही है, मेन काम यही रहता है। ओके, तो अब हम एपिलेप्सी स्टार्ट करते हैं। तो एपिलेप्सी बेसिकली क्या है कि जिसको हम लोग मिर्गी बोलते हैं या दौरा पड़ना, हिंदी में बोलते हैं कि मिर्गी आ गया या दौरा पड़ रहा है, दैट वन, वो उसको हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो न्यूरोमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ वक्त के लिए एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं रहता, अनयूजुअल बिहेवियर होने लग जाता है, अनयूजुअल सेंसेशंस होने लग जाता है, हमारा कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है इन्वायरमेंट के लिए, हम अवेयर नहीं रहते कि अगल बगल क्या हो रहा है, हम सुनने हो जाते हैं कुछ वक्त के लिए। ठीक है, तो ये हमें दौरा पड़ता है, इस वजह से हमको सीजर्स आते हैं, दौरा पड़ना जिसको बोलते हैं। अब ये सीजर्स क्या है, सडन क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोmbardमेंट होने लग जाता है, या कुछ भी अचानक से झटका लगने लग जाता है, जिस वजह से मिर्गी वाले को देखे होंगे कि हाथ वाथ से करने लग जाता है अचानक से, या कोई है वो सुनने देखने लग जाता है, आसमान देखने लग जाता है, या कोई गोल गोल घूमने लग जाता है। तो ये सब डिसऑर्डर्स हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारा कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है और हमको सीजर्स आते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ने लग जाता है, अनयूजुअल बिहेवियर्स करने लग जाते हैं, गोल गोल घूमना या आसमान को देखना, या हम उस वक्त के लिए बेफिक्र रहते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। बट ऐसा नहीं कि एपिलेप्सी बहुत समय के लिए रहता है, सडन एक्टिविटीज होते हैं कुछ वक्त में, ये खत्म हो जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू सिम्टम्स। तो अब इसके लक्षण क्या क्या है, तो हमको कुछ वक्त के लिए, जैसे हमारा कोऑर्डिनेशन खत्म होगा, तो हमको क्या होगा, टेम्पररी कंफ्यूजन, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी कंफ्यूजन होगा, जितने देर के लिए हमारा ये इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा, उतनी देर के लिए हम कंफ्यूजन में जा सकते हैं। दूसरा, हमारे मसल्स सब स्टिफ हो सकते हैं, जैसे हमारा मसल्स है वो क्या है कि हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जो मन चाहे वैसे हाथ को घुमा सकते हैं, बस उस वक्त के लिए अकड़ जाता है, नेक हो गया, हाथ हो गया, जो भी वॉलेंटरी मसल्स हैं वो सारे स्टिफ्ट हो जाते हैं। हमारे बॉडी में जर्किंग मूवमेंट्स आते हैं, जैसे ट्विचिंग इफेक्ट कभी कभी हमारी आंख में होता है, आंख फरकना, वैसे ही हमारी बॉडी में भी होते हैं, हाथ में अचानक से समिट टर्किंग होने लग जाते हैं, जर्किंग मूवमेंट्स होने लग जाते हैं, हमारा अवेयरनेस खत्म होने लग जाता है, और हमको थोड़ा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखता है, जैसे हम एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाता है, बहुत ज्यादा फियर होने लग जाता है, डर होने लग जाता है। तो ये सब सिम्टम्स है कब, जब हमारा ब्रेन में कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है, तो दैट इज एपिलेप्सी। तो अब इसके दो टाइप्स के हैं। एक एपिलेप्सी क्या होता है, जनरलाइज्ड, जो पूरे दिमाग को अफेक्ट करता है। दूसरा होता है फोकल, जो सिर्फ एक पार्ट में है, कोई एक सर्टन पार्ट है वहां पे होता है, दैट इज फोकल। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें भी दोनों में अलग अलग कैरेक्टराइजेशन है, हालांकि उतना डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना होगा डिप्लोमा में, बट थोड़ा जान लेते हैं। ओके, टाइप्स आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा हम जान लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि फोकल सीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें हमारा कॉन्सियस लॉस नहीं हो,
एक में हमारा कॉन्शियस खत्म हो, हमको पता ना हो कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो फोकल सीजर है, फोकल सीजर में पहले तो हम समझ गए कि एक पार्ट में होगा, कोई एक सर्टेन पार्ट में होगा, पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ब्रेन का। जनरलाइज में पूरा जनरल, पूरा जनरल वर्ड में जैसे कोई भी भर्ती हो सकता है, वैसे ही जनरलाइज्ड अगर सीजर्स है दैट मीन्स कि वो पूरे में, फोकल में कोई एक पार्ट में होगा हमारा ब्रेन। तो अब ये जो फोकल सीजर्स है, इसमें क्या है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इस बेसिस पे इसको कैरेक्टराइजेशन किया गया है। ओके, तो जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, अवेयरनेस हमारा खत्म नहीं होता है, उसको हम लोग सिंपल पार्शियल सीजर बोलते हैं, पार्शियल हल्का सीजर्स। इसमें हमारा क्या हो सकता है कि हमारा जो मूड्स है वो स्विंग हो सकता है, वो बदल सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारा इस टाइप का जो भी सीजर्स हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा इनवॉल्वेंट्री जर्किंग हो सकता है एक पार्ट्स में कुछ समय के लिए, या कभी कभी हमको टिंगलिंग इफेक्ट हो सकता है हमारा, जैसे हाथ पैर कभी कभी शून्य पड़ जाता है, हमको एहसास नहीं होता है कि हाँ पैर में कुछ है भी, जान है भी, इस टाइप से। या किसी किसी को डेजा वू का एक्सपीरियंस होता है। डेजा वू मीन्स क्या होता है कि बेसिकली कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है कि हमको लगता है कि ये चीज जो अभी हो रहा है ये मैंने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, ऐसा पूर्ण अनुभव हो गया है कि ये चीज होने वाला है, या ऐसा जो हुआ है उसका अनुभव हमको पहले भी हो चुका है, दैट इज कॉल्ड डेजा वू। इस टाइप का एक्सपीरियंस लोगों को होता है। ओके, दूसरा है इम्पेयर्ड अवेयरनेस, जिसमें हमारा अवेयरनेस नहीं होता, हम क्या कर रहे हैं वो नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पार्शियल सीजर तो है क्योंकि एक पार्ट में ही हो रहा है हमारा फोकल, सो पार्शियल सीजर, बट कॉम्प्लेक्स है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारा अवेयरनेस नहीं रहता इन्वायरमेंट में। तो इस टाइप के सीजर्स में हमको क्या लगता है कि हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई अवेयरनेस नहीं है क्या हो रहा है हमारे साथ, हमको नहीं पता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक जगह पे लगातार घूर सकते हैं, कोई भी आदमी जिसके साथ ये हो रहा है, या गोल गोल घूम सकता है, या कभी कभी खुद ब खुद हाथ चबा रहा है और उसको नहीं अवेयर है कि वो खुद के हाथ चबा रहा है, उसको खुद दर्द हो रहा है, उसको ये चीज का अवेयरनेस नहीं रहता है। सो इस टाइप के जो भी सिम्टम्स है उसको बोलते हैं फोकल सीजर्स विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जनरलाइज्ड में। तो अब जनरलाइज्ड में क्या है कि ये क्या है कि पहले तो जनरल इन जनरल है, तो पूरे ब्रेन के एरिया को इन्वॉल्व किया रहता है। अब इसमें 6 टाइप्स हैं, हालांकि टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ओनली याद रखें कि जनरलाइज्ड एंड फोकल होता है, बट थोड़ा हम जान लेते हैं। तो एब्सेंट सीजर्स को हम लोग पेटिटमल सीजर्स भी कहते हैं। और एक और क्वेश्चन है कि जैसे एग्जिट एग्जाम है या फिर फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो वहां पे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि एब्सेंट सीजर्स के अनदर नेम क्या है, पेटिटमल सीजर्स, या पेटिटमल सीजर्स यूजुअली किस में होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ओके, तो एब्सेंट सीजर्स में क्या होता है कि बेसिकली ये बच्चों में होता है, और ये बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए होता है, 5 to 10 सेकंड्स ओनली, बहुत ज्यादा देर के लिए एपिलेप्सी नहीं होता है, 5 to 10 सेकंड्स के लिए यूजुअली होता है। तो आपको लगेगा 5 से 10 सेकंड में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर ये कैसे पता चला कि इसको एब्सेंट सीजर्स है। तो 5 से 10 सेकंड में हुआ और पता नहीं चला, इसलिए इसका नाम एब्सेंट सीजर है, कि एब्सेंट है ये सीजर, बट हो सकता है कभी कभी ये क्लस्टर्स में हो, एक साथ ही एक दिन में 10 बार ऐसा हो गया, 5 से 10 सेकंड एक बार में 100 बार हो गया, 1000 बार हो गया, तो उस वक्त तो आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है डिफेक्ट्स, या आपको नहीं पता चलेगा बट आपके साथ जो रह रहा है उसको पता चलेगा। दैट्स दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एब्सेंट सीजर्स। अगर ये एपिसोड्स में नहीं होता है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये 100 के क्लस्टर में ही हो सकता है एक दो बार हुआ जो आपको नहीं भी पता चलता। ओके, तो इसमें भी बेसिकली क्या करते हैं कि वही उड़ना शुरू कर देते हैं आसमान में, या अपने जीभ को काटने लग जाते हैं, लिप्स को काटने लग जाते हैं, हाथ को काटने लग जाते हैं विदाउट एनी रीजन। उसके बाद आता है टॉनिक सीजर्स। टॉनिक सीजर्स में क्या होता है कि आपका बॉडी पूरा अकड़ जाता है, बहुत ज्यादा अकड़ जाता है, जो भी वॉलेंट्री मसल्स है आप जो कराना चाहते हैं वो नहीं करता, वो आपके, जैसे मेरा हाथ है नॉर्मली हम जैसे चाहे वो मोड़ सकते हैं, बट उस वक्त ये अकड़ गया, अब ये कुछ हो नहीं रहा है, दैट इज कॉल्ड टोनिक सीजर्स। और यहाँ पे क्या है कि कॉन्सियसनेस को भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये अब कहाँ पे होता है बेसिकली, तो आपके बैक का मसल सा कट जाएगा, आर्म्स का मसल, लेग का मसल्स,
और हो सकता है ये सारे अकड़न के कारण आप जमीन पे गिर जाए। नेक्स्ट है हमारा अटोनिक सीजर्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा मसल कंट्रोल का लॉस हो जाता है। ये जनरली क्या होता है कि पैर वैर में को अफेक्ट करता है अचानक से, और आपका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा और आप धरती पे गिर जाएंगे। तो गिरते हैं हम लोग धरती पे जनरली, इसीलिए इसको ड्रॉप सीजर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोनिक सीजन। तो क्लोनिक सीजर्स में क्या होता है, हमको जर्किंग आता है, एपिसोड्स में जर्किंग होता है, रिपीटेड रिदम वे में हमको जर्किंग आता है। जैसे मान लीजिए एक बार जर्किंग आया, फिर 2 सेकंड बाद फिर जर्किंग आया, फिर जर्किंग आया, ऐसा नहीं कि जर्किंग 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 ऐसे आ रहा है। तो एपिसोड्स में आता है, रिपीटेड या रिदमिक वे में आता है। जैसे अभी जर्किंग आया, फिर थोड़ी देर में जर्किंग आया, फिर जर्किंग आया, इस टाइप का जो आता है वो है क्लोनिक सीजर्स। और ये बेसिकली नेक, फेस और आर्म्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है मायोक्लोनिक सीजर्स। तो आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस बेसिकली आप याद रखिए जनरल एंड फोकल। तो फोकल एक पार्ट में होगा, जनरलाइज पूरे ब्रेन में होगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मायोक्लोनिक, तो ये भी वैसे ही है, इससे पहले वाले जैसे ये क्लोनिक जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है कि जो जर्किंग आ रही है, सडन जर्किंग आती है, और ये हमारे ऊपरी वाले भाग को जनरली अफेक्ट करते हैं, उसके साथ आर्म्स भी और पैर में भी। उसके बाद आता है टोनिक टोनिक क्लोनिक, दोनों साथ साथ। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो कॉन्सियसनेस है ये खत्म हो जाता है, हमारा बॉडी स्टिफ हो जाता है, ट्विचिंग भी आता है, सेकिंग भी आता है, सब एक साथ आने लग जाता है, बहुत ज्यादा बॉडी का कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। तो टोनिक क्लोनिक में क्या है, इसको ग्रैंडमल फीचर्स भी बोलते हैं। तो सारा एपिसोड एक साथ होता है, इसलिए इसको ड्रामेटिक टाइप सीजर्स भी कहते हैं। तो सारा कुछ एक साथ हो रहा है, टोनिक वाला और क्लोनिक वाला, दोनों वाला जो भी हमने पढ़ा है वो सारा एक साथ हो रहा है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा चीज सिम्टम्स देखने को मिलता है इसमें क्या होता है कि आपका ब्लैडर पे कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो उस कारण क्या होता है कि यूरिनेशंस हो जाता है, ना चाहते हुए भी यूरिनेशंस हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि अब इसका काउजेस क्या क्या हो सकता है, किस किस काउज क्या क्या कारण हो सकता है इसको होने का। तो पहला तो जेनेटिकली ये होता है, अगर आपके खानदान में किसी को है तो हो सकता है वो फैमिली में रन करे सेम जी। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस पहला रीजन है। दूसरा हेड ट्रॉमा, किसी कारण बस एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ भी ट्रॉमेटिक इंजरी हुआ हो तो वो एपिलेप्सी काउज कर सकते हैं। दूसरा ब्रेन एब्नॉर्मलिटीज हो सकता है, कुछ ट्यूमर हो गया हो, कुछ मेलफंक्शंस हो गया हो, तो वो एपिलेप्सी का काउज कर सकते हैं। या सर्टेन टाइप ऑफ इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस, अगर हमारे मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हो गया हो, HIV हो गया हो, इंसेफ्लाइटिस हो गया, कुछ भी इस टाइप के कोई भी पैरासिट इन्फेक्शन एपिलेप्सी काउज कर सकते हैं। या प्रीनेटल इंजरी, अगर पेट में ही बच्चा है वहां पे कुछ उसको इंजरी हो गया, जिससे डैमेज, ब्रेन सेल डैमेज हो गया हो, तो वो हो सकता है कि एपिलेप्सी काउज करे। या प्योर न्यूट्रिशन के कारण, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है कि ब्रेन वाला पार्ट उसका ग्रोथ ना किया हो, तो वो प्रीनेटल इंजरी के कारण एपिलेप्सी हो सकता है। या कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स रहा होगा बच्चों के साथ, तो वो एपिलेप्सी में हो सकता है कन्वर्ट। तो हमको पढ़ना है कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करें एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करें। तो बेसिकली इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग लेते हैं, जो एंटी कन्वर्जेंट है या एंटी सीजर ड्रग्स है, मिर्गी को रोकने के लिए कुछ दवाइयां हैं, तो वो हम ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो है वेगस नर्व स्टिमुलेटर। तो ये हमारे चेस्ट के नीचे लगाया जाता है स्किन के अंदर, ये इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करता है हमारे नर्व, ठीक है। तो जो कि हम जो क्या करता है कि दौड़ों को रोकता है। उसके बाद है कीटोजेनिक डाइट। जिस बच्चों को बहुत ज्यादा एपिलेप्सी वाली शिकायत हो, उनको हम लोग कीटो डाइट्स प्रीफर करते हैं। कीटो डाइट्स में क्या है कि फैट ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, कीटोजेनिक डाइट देते हैं। नेक्स्ट, ब्रेन सर्जरी, जहाँ पे हो रहा है वहां पे अल्ट्रेशन हो रहा है तो वहां पे सर्जरी करके अलग कर सकते हैं। कुछ एक ड्रग्स दिए गए हैं, कॉपर एपिलेप्टिक ड्रग्स, तो याद करना पड़ेगा, कार्बामाजेपाइन है, वेल्प्रोइक एसिड है, टोपिरामेट है, लाइक दैट। नेक्स्ट है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्टली इसमें
बहुत ज्यादा वैसा वाला पार्ट नहीं है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो है कि एक्सीडेंट के कारण आता है तो हमेशा हेलमेट्स का यूज कीजिए, हेड इंजरी को बचाइए। लेकिन अगर प्रीनेटल हो गया है, जन्म से पहले ही हो गया है, तो उस वक्त मदर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि उनका न्यूट्रिशन सही से हो, उनका जो बच्चों का डेवलपमेंट है सही से हो। तो अगर इन केस हो गया है तो मेडिकेशन सही से लें, एनफ स्लीप करें जिससे हमारे ब्रेन में डिप्रेशन टाइप के नहीं हो, या एपिलेप्सी को कभी कभी नींद नहीं आता है, डिप्रेशन, ये सब ट्रिगर करते हैं। तो रेस्ट सही मात्रा में होना चाहिए। या जिनको एपिलेप्सी है उनको मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहनना चाहिए कि दौरा पड़ने से पहले आपको ब्लिंक कर जाए तो आप प्रिकॉशंस ले लें या दवाइयां ले लें। हमेशा अलर्ट रहे और अपना लाइफ हेल्दी एंजॉय करें। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट एड। आप फर्स्ट एड कैसे करेंगे, हालांकि ये पार्ट नहीं है आपके सिलेबस में, क्योंकि हमको नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल पार्ट ही पढ़ना है विद सिम्टम्स, ठीक है। तो बट बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एपिलेप्टिक पेशेंट मिल जाए आपको, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो वैसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी मिर्गी की हालत में कोई आदमी दिख गया तो आप क्या करेंगे, इंस्टेंट आपको लगेगा कि इसको ऑक्सीजन का कमी है, हम सीपीआर देने लग जाएं या इसको रोकने का कोशिश करें, हाथ पैर उसका सीधा करने लग जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उस कंडीशंस में उसको सीपीआर नहीं देना है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन जा रहा है, उसके ब्रेन का कुछ इलेक्ट्रिकल डिसऑर्डर्स हुआ है, बट उसको हवा जा रहा है, ऑक्सीजन सही मात्रा में जा रहा है, तो सीपीआर नहीं करना है। सीपीआर ऑलवेज हार्ट वाला कुछ प्रॉब्लम है तभी हम सीपीआर करते हैं, या उसको ऑक्सीजन का कमी हुआ है, पंपिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तभी हम सीपीआर करते हैं। तो वैसे पेशेंट को हम क्या करते हैं कि साइड में, एक साइड में रोल करके रख देते हैं और कुछ सॉफ्ट उसके हेड के अंदर देते हैं, तकिया टाइप का, उसके नेक वियर, नाक, गले में जो भी है कॉलर वॉलर हम खोल देते हैं। कभी भी जैसे कि हम क्या करते हैं कि बेहोश आदमी को खोलने के लिए कॉइन दे देते हैं मुंह में या उंगली दे देते हैं, तो वो करना बहुत हानिकारक हो सकता है आपके लिए, हो सकता है क्योंकि उसको जर्किंग आ रहा है, हो सकता है वो दांत से आपका हाथ इंजरी कर सकता है। और दूसरा, फोर्सफुली उसके दौरा को रोकना भी नहीं है कि हाँ हाथ ट्विचिंग हो रहा है तो हम उसको पकड़ के इसको रोकने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमको नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि आदमी कॉन्शियस नहीं रहता, तो कोई भी इस टाइप के सांप ऑब्जेक्ट है तो उनसे उसको दूर रखे। हो सकता है कि कुछ उसको इन्फेक्ट खुद को कर ले, वो डेंजरस थिंग्स के कारण खुद को चाकू मार ले, इस टाइप चीजों को दूर रखना है। उसके बाद आदमी तक रहिए, अगर आदमी को दौरा ठीक हो जाए फिर उसको बताइए उनके साथ क्या हुआ है, बहुत ही कामली। उसके बाद उसको संयम से रखना है और डॉक्टर के पास है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो रेस्ट बच गया है, पार्किंसन, अल्जाइमर्स एंड स्ट्रोक एंड माइग्रेन, ये नेक्स्ट करेंगे हम लोग, ओके। कोई क्वेश्चंस होगा आपके पास तो आप क्वेश्चंस बता सकते हैं।